तो मित्रों, तैयारी कैसे चल रही है? ये है फिशरी का सेकंड पापा वीडियो। इसके पहले अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री का पापा वीडियो नहीं देखा है तो उसके भी जाके चेकआउट कर लीजिए ज़रूर। आपको पक्का हेल्पफुल, काफ़ी क्वालिटी नोट्स थे वो भी। और उसका छोटा सा पार्ट अभी बच गया है, उसे हम लोग कवर कर लेंगे। और एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आपको ये सारे लेक्चर रिवीजन के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिशरी। तो वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर, देन है नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई। फिर वर्ल्ड टूना डे हम लोग कब मनाते हैं? 2 मई में। इन इंडिया द मेजर कार्प, कटला कटला, रोहू एंड मृगल आर मेन स्टे ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। में अगर देखा जाए तो हम लोग मेजर जो कार्प, कतला, रोहू, मृगल, तो इसको कैसे याद करना है? CRM, करम। देन है कार्प आर वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑयली फ्रेश वाटर फिश होते हैं। फैमिली होती है सैप्रेनिडी एंड अ वेरियस ग्रुप ऑफ फर्स्ट नेटिव टू यूरोप एंड एशिया। देन है कंट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड एंड मेरीन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, पूछ लिया जाए तो इनलैंड और मेरीन के लिए टोटल किस में ज़्यादा है? तो कंट्रीब्यूशन फिन फिश का ज़्यादा है। अगर वहीं मेरीन का पूछा जाए, सिर्फ मेरीन का, तो आपको यहाँ दिखेगा जो फिन फिश है उसका ही है। और वहीं अगर इनलैंड का पूछा जाए तो हम लोग इनलैंड में किसको ज़्यादा कल्चर कर रहे हैं? तो ग्रास कार्प को। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, फिन फिश, ग्रास कार्प। यही अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो स्टेट के लिए आपको याद रखना है ATM। ATM का मतलब यहाँ पे है, T है तमिलनाडु, A है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरीन के लिए कौन है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आगे, तो तमिलनाडु होगा। वहीं ओवरऑल पूछे या इनलैंड पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। तो ये लेटेस्ट डाटा है, ये इम्पोर्टेंट है। देन आते हैं हम लोग, अमंग मेरीन देख लिया हमने। अब कंट्रीब्यूशन इनलैंड का, तो इनलैंड अच्छा ग्रास कार्प देख लिए थे। फिर एक कंट्रीब्यूशन अगर क्रस्टेशियन में देखें तो उसमें हमको दिखेगा कि जो वाइट लेग श्रिम्प है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर रेड स्वैम्प, चाइनीज कार्प, जाइंट टाइगर प्रॉन आखिरी में। तो लीस्ट अगर देखा जाए तो देखिए जाइंट टाइगर प्रॉन। वहीं अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है क्रस्टेशियन में तो वाइट लेग्ड श्रिम्प। श्रिम्प और प्रॉन में क्या डिफरेंस है ये अभी आगे हम देख लेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में। A to Z जितनी है सब चीज़ ख़त्म करेंगे। देन ब्लू रिवॉल्यूशन जो है 2015 में आया था, ठीक है। फिर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी फिशरीज़ की। देन ए पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, ब्लू रिवॉल्यूशन में कैसा पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है? तो ये देखिए बेनिफिशियरी, अगर इसमें आपको 60-40 ऐसे याद रखना, ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो वीकर सेक्शन के लिए 60, जनरल क्लास के लिए 40, ठीक है। वीकर है तो थोड़ा ज़्यादा दिया है, 60 है। और फिर स्टेट ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो अगेन जो जनरल स्टेट है 50-50 स्टेट और सेंटर का शेयर रहेगा। वहीं हिल जैसा हम लोग देखते हैं 90-10 का रेशियो देखते हैं, लेकिन यहाँ 80-20 का रेशियो है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जनरल स्टेट का 50-50 हो जाएगा, जनरल क्लास का 40, वीकर सेक्शन का 60, ठीक है। ये गवर्नमेंट असिस्टेंट और बेनिफिशियरी जो जनरल क्लास में जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होना। देन मेरीन प्रोडक्ट एम्पीडा जो है एक्सपोर्ट, ई यहाँ पे एक्सपोर्ट है, सेटअप बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग 1972। देन पीएच अगर चाहिए रहता है कितना, तो 7.7 से 8 के बीच में, 7.5 से 8.5 ऑप्टिमम में। और वहीं अगर लाइम एप्लीकेशन जो है मंथ में शुड नॉट एक्सीड अबव 600 kg पर हेक्टेयर। एक्जोसीटस वॉल्टेंस फ्लाइंग फिश है जो ब्रैकिश वाटर होता है एक्वाकल्चर इन इंडिया थ्रू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बहरीज कहते हैं।
मैन मेड इम्पाउंडमेंट्स होता है कोस्टल वेटलैंड में ऑफ वेस्ट बंगाल में ये किया जाता है। देन एक पोखली, पोखली एक सॉल्ट रेजिस्टेंट डीप वाटर पैडी है, केरला के कोस्ट में करते हैं इसे। साइंटिफिक फार्मिंग है, हैड इनिशिएटेड इन 1990s में, ठीक। देन अ पर्ल इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल जेम एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉलस्क। और वहीं बीएफटी क्या है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी होती है। ये एज अ न्यू ब्लू रिवॉल्यूशन इसमें कंसीडर किया जाता है। न्यूट्रिएंट कैन बी कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड, इसमें होगा रीयूज हो जाएगा। इन द कल्चर मीडियम बेनिफिटेड बाय द मिनिमम और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्वाकल्चर कितने टाइप की होते हैं। तो एक्वाकल्चर देखिए, मैरीन एक्वाकल्चर होगा। इसका मतलब क्या होता है, तो मैरीन एक्वाकल्चर रेफर्स टू कल्चरिंग ऑफ स्पीसीज दैट लिव इन द ओशन। स्पीसीज इंक्लूड, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑयस्टर, क्लैम्स, मसल्स, श्रिम्प, सैल्मन। तो सलमान भाई अपने मैरीन में, ठीक है, श्रिम्प भी मैरीन है। देन अ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसमें जो रिवर, लेक, स्ट्रीम्स है, रिवर लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, उसमें कल्चर किया जाता है। स्पीसीज इंक्लूड ट्रॉट, जैसे गोल्डन मैसीर, सिल्वर मैसीर, सिल्वर ग्रे मैसीर, ब्लैक, जो भी ये सब, कैटफिश, तिलापा और बैस, ठीक है। फिर फिश फार्मिंग, मैरीन एक्वाकल्चर हो गया, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हो गया, दो टाइप। तीसरा और चौथा होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ये देखिए। इंटेंसिव मतलब, इंटेंसिव में आप जैसे फ्राई फार्मिंग हो गया, केज सिस्टम हो गया, इसमें एक्सटर्नल बॉडी मतलब जो एक्सटर्नल फूड सप्लाई हम लोग करते हैं, जो जैसे कि सीड वीड जो उनको देना रहता है। और वहीं एक्सक्लूसिव क्या है, इरिगेशन डिच पॉन्ड सिस्टम में किया जाता है ये सब। तो एक्सटेंसिव जो है एक्वाकल्चर, मैनेज्ड एक्वाकल्चर डिपेंडेंट ऑन लोकल नेचुरल सेटिंग, जैसे पॉन्ड, कोस्टल, सी एरिया। वहीं इंटेंसिव में आर्टिफिशियली हम लोग ह्यूमन इंजीनियर मीन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी एंड सोर्सेज ऑफ फूड का ध्यान रखा जाता है। गेम फिश, फिश सच एज ट्रॉट raised to become replacement stock for the natural sport fisheries। इंडियन मेजर कार्प में, नोन एज द गैंगेटिक कार्प भी बोलते हैं, आर नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ द गंगा रिवर नेटवर्क। फिश हस्बेंड्री क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश करेंगे तो उसे बोलते हैं फिश हस्बेंड्री। फिर ये जो अब टर्मिनोलॉजी आने जा रही है, एनाड्रोमस क्या होता है, कैटोड्रोमस क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एएफओ में पूछा जाता है, नबार्ड में पूछा जाता है, और जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जिसमें फिशरी का पार्ट है उसमें पूछे जाते हैं ये। तो एनाड्रोमस, आपको देखिए एक ही चीज़ याद रखनी है, इसमें सारा याद नहीं रखना, एग्जाम्पल याद रखना है और एक चीज़ का डिफरेंस याद रखना है बस। तो अगर मैं बोलूँ सी, तो सी में देखिए ए आ रहा है, तो ए फॉर एनाड्रोमस। तो ये नॉर्मली सी में रहते हैं, और जब ब्रीडिंग करना रहता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो यहीं पे ये दिखा है, देखिए मेरीन लिव और फ्रेश वाटर में ब्रीड करते हैं जाके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो गया सलमान भाई, अभी मैंने बताया था आपको, उसमें मेरीन में रहता है। फिर स्मेल्ट, अमेरिकन शेड, हिकरी शेड, लैम्प्रे, गल्फ स्टर्जियन, तो इसमें सलमान ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा हुआ है। तो सैल्मन, स्मेल्ट, स्ट्राइप्ड, शेड, स्टर्जन और ट्रू ईल्स अगर पूछा जाए तो वो कैटाड्रोमस होता है। एनाड्रोमस का अपोजिट कैटाड्रोमस हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, कैटाड्रोमस का एग्जांपल हो जाएगा अपना अमेरिकन ईल। तो जो ईल है, शॉर्ट फिन ईल, लॉन्ग फिन ईल, इंगियाना,
तो ये इसके एग्जाम्पल है कैडेड्रोमस के। अब कुछ होते हैं कि जो हरदम फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो उसे बोल देते हैं पोटैमोड्रोमस। और कुछ होता है एम्फीड्रोमस। ठीक है। एम्फीड्रोमस क्या होता है? माइग्रेटरी फिश दैट लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीडिंग ये दोनों जगह रहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? आइगमोथ स्लीपर, माउंटेन मुलेट, सिरेजाओ, गोभी गोभी करके है, टोरेंट फिश, डॉली वेरडन। ठीक है। फिर पोटैमो आपको मैंने अभी बताया, जो हर टाइम फ्रेश वाटर में रहते हैं ब्रीड करने वक्त भी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? लेक स्ट्रोजॉन, सिकल फिन, रेड हॉर्स। जो रेड हॉर्स हो गया, फ्लैट हेड कैटफिश हो गया। तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है। देन है ओशैनोड्रोमस। तो जैसे पोटैमो हरदम फ्रेश में रहेगा, तो वो ओशैनोड्रोमस हरदम ओशन में। इसका एग्जांपल क्या है? ब्लैक ग्रुपर, मटन स्नैपर, गोलियत ग्रुपर। ठीक है। तो फिश आर ब्राउन नियर spawning ground, then drift on ocean current as a larvae before settling as juvenile to grow into adult before migrating back to the spawning ground। ठीक है। तो ये रीफ और स्पॉनिंग ग्राउंड के बीच के में रहते हैं। देन है गेम फिश। तो फिश सच एज ट्रॉट रेस टू बिकम रिप्लेसमेंट स्टॉक फॉर नेचुरल स्पोर्ट फिशरीज, फिश हस्बेंड्री, अभी हमने ऊपर देख लिया था ये सब। देन लोबस्टर इज अ शेल फिश। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए लोबस्टर क्या है, तो लोबस्टर इज शेलफिश, नॉट अ फिश बट अ क्रस्टेशियन। वहीं अगर शेलफिश क्या होता है आपको पूछा जाए, तो ये वो एनिमल होते हैं दैट ड्वेल इन द वाटर एंड हैव शेल और शेल लाइक एक्सटीरियर। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो जो शेलफिश है दो में डिवाइड रहेगा, तो एक तो क्रस्टेशियन और दूसरा मॉलस्क। ठीक है। मॉलस्कन्स। तो जो क्रस्टेशियन के एग्जांपल हो गए जैसे श्रिम्प, क्रेफिश, क्रैब, लोबस्टर। वाइल क्लेम्स, ओयस्टर एंड मसल्स जो होते हैं वो मॉलस्कन्स होते हैं। तो इसमें मॉलस्कन्स में आपको ओयस्टर मिल जाएगा, मसल्स मिल जाएगा, स्कैल्पलॉप्स मिल जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट है, ओयस्टर और मिजल्स। और वहीं बाकी जो है मेनली आपको मिल जाएगा क्रस्टेशियन में। ये क्या देख रहे हैं हम? ये शेलफिश देख रहे हैं। ठीक है। लोबस्टर क्या है? क्रस्टेशियन है। और वो क्रस्टेशियन के अंदर ये मतलब वैसे सेलफिश है मेनली, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। Then a mussel is a common name used for a member of several families of bivalve mollusks from saltwater and freshwater habitat। Now फ्राई क्या होता है? तो फ्राई और फिंगरलिंग अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है? इट टेक्स अबाउट 30 to 60 days, पहली बात। तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ये होती है फिश की इमीडिएटली आफ्टर द लार्वल स्टेज एट द एज ऑफ द लास्ट लेस देन द वीक। immature fish from the time they has to the time they become fingerlings। ठीक है। देन फिंगरलिंग क्या होता है? उसके बाद के स्टेज डेवलपमेंट स्टेज फिश फॉलोइंग द फ्राई स्टेज एंड कंटिन्यूइंग टू द फर्स्ट 3 to 4 month ऑफ द लाइफ। यंग फिश अबाउट अ फिंगर लॉन्ग, यूजली 10 to 15 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है। ईयरलिंग डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फिश फॉलोइंग द फिंगरलिंग स्टेज लास्टिंग अंटिल द अप्रॉक्सीमेटली 1 year ऑफ एज। इंडोसर्ट क्या है? एक इंडियाज़ की फर्स्ट इंडिजीनियस सर्टिफिकेशन बॉडी है, जो कि नेशनली इंटरनेशनली वर्क करता है, जैसे कि एक्सपोर्ट इन सब सिस्टम में। तो 1000 ऑफ ऑपरेटर्स इन सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है। फिश सेक्टर में अगर कुछ पूछा जाए सर्टिफिकेशन किससे होता है? इंडोसर्ट। देन अ ब्रूड स्टॉक। तो विद ये फिश ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीसीज जो होता है विच आर रेज फॉर रिप्रोडक्शन पर्पजेज, तो उसको ब्रूड स्टॉक कहते हैं। तो ब्रूड स्टॉक इस टर्म एसोसिएटेड विद दे दिया अगर लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, श्रिम्प, प्रॉन, ऐसा कुछ भी दे दिया तो आपको पता चल जाएगा। देन कुछ इंस्टीट्यूट जो है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। तो आपका जो मेरीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोच्चि केरला में। इनलैंड का जो है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है।
फिश टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो कोची केरला, वहीं फिश की एजुकेशन मुंबई में होगी, फिर टेक्नोलॉजी नीचे केरला चले जाएंगे वहाँ मिलेगी। ठीक है। फिर NBFGR जो है लखनऊ में है। फ्रेश वाटर अगर देखा जाए उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। फिर वहीं अगर ब्रैकिश वाटर मिल जाए, जैसे ये हो गया CIFA हो गया, सीफा बोलते हैं, ये हो गया CIBA, सीबा, तो ये चेन्नई तमिलनाडु। फिर वहीं कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च कहाँ पे रहेगा, ये अपना भीमताल उत्तराखंड में। ठीक है। फिर NFDB जो डेवलपमेंट बोर्ड है हैदराबाद में है, 2006 में इसका गठन हुआ था, 10 जुलाई 2006, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। लेट्स मूविंग ऑन टू पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर क्या होता है? पॉलीकल्चर इज प्रैक्टिस मोर देन वन स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कल्चर, और उसी सेम पॉन्ड में, in order to effectively utilize the full ecological Nike of the pond's ecosystem. Then term है snagging। तो snagging एक मेथड है कैचिंग फिश का by jerking an unbaited hook through the water। Then tubing क्या है? A float fishing term that means to float down a river, stream or using a float tube in lake while fishing। Angleworm एनी लाइव अर्थवर्म प्लेस्ड ऑन फिशिंग हुक। तो ये सब जो है टर्म आपके मेनली देखेंगे आप जो फिशिंग करते वक्त जो यूज़ आते हैं उससे रिलेटेड है। देन एंजलिंग यूजली रेफर्स टू रिक्रिएशनल कैचिंग ऑफ फिश बाय हुक एंड लाइन। ब्रूड फिश क्या होता है? अ लार्ज सेक्सुअली मैच्योर्ड फिश होती है कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग इन हैचरीज, दीज आर लार्ज एग्स प्रोड्यूसिंग फिश। देन बफेलो फिश क्या होता है? तो देखिए, बफेलो फिश एक हैवी बॉइल्ड कार्प फिश है, कार्प लाइफ फिश दैट कैन वे अप टू 39 पाउंड टू और या फिर 17 kg, आर फाउंड इन सम ऑफ द सॉल्ट रिवर चेन ऑफ लेक। बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कितना kg है ये सब। देन क्रेफिश। क्रेफिश स्मॉल क्रस्टेशियन है, फाउंड इन द फ्रेश वाटर, इसको क्रॉडैट्स भी बोलते हैं। Then fineness fishing, an angling technique characterized by the use of light tackle, line, rod, reels, artificial bait. It is often productive in clear and fairly uncluttered water, like many of our western impoundments. Gear, any tools used to catch fish, such as rod, reel, hook, line, तो नेट बेट कुछ भी ऐसी चीज़ है उसे गियर बोलते हैं। देन आपका इनएक्टिव फिश, तो फिश दैट आर नॉट इन फीडिंग मूड, समटाइम्स रेफर टू एज हैविंग लॉक जॉ। रिजर्वियर क्या होता है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, इसे इम्पाउंडमेंट भी बोलते हैं। देन रीस्टॉकिंग, तो रीस्टॉकिंग जो है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग हैचरी reared fish from the hatcheries into the pond, stream, river, lake। देन RAS सिस्टम क्या होता है? इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है RAS सिस्टम में, बस ये, तो ये एक सिस्टम रिसेक्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होता है, defined as an aquaculture system that incorporates the treatment and reuse of water with the less than 10% of total water volume replaced per day। देन है लार्विवोरस फिश, तो लार्विवोरस फिश जो होती है अपनी fish which prefer mosquito larvae and feed on them throughout the life are known as larvicidal fishes। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैरियस ओरोटस, लिबिस्टस, गैम्बूसिया जो हो गई, तिलपिया हो गया, नॉट पेट्रस हो गया, ये सब। देन है वीड फिशेस, तो वीड फिशेस, दिस फिश हैव गुड फेसिलिटी and attain a sexual maturity in the summer and breed even without rain prior to the monsoon, and therefore their young ones are abundant in the number during monsoon। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
तो एम्बिशिया, बेरिलियस, बेरिला, चैला, कॉकचीन्स, प्रोड्यूस, ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वीड फिश क्या होती है एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। देन है फिशनिडी, मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फिश टू प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव, वही जो उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वही है। और इंश्योर हाई रेट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मोर रैपिड रेट इवोल्यूशन, स्पीसीज विद हाई फैसिलिटी हैव ग्रेटर बायोटिक पोटेंशियलिटी। देन है ट्रांसजेनिक फिश। तो ट्रांसजेनिक फिश इज वन विच कैरीज वन और मोर फॉरेन जीन। Foreign genes are selectively incorporated by micro injection, including the eggs, with a view to produce transgenic fish line carrying such a foreign gene. Predatory fish, ये जो फिश जो होते हैं स्मॉलर फिश और हैचिंग को प्रे करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि गौरवा, सिलोनिया, रीता रीता, अट्टू, नाडस, एलिया। ठीक है। देन है इथेलॉजी। ये शायद मतलब कि आप बताना कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। एथियोलॉजी, जो भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश है, इंक्लूडिंग as is usual with the science that concerned with the large group of organism, a number of specialized subdiscipline इसका है। ठीक है, वो तो छोड़ो, कॉमन चीज़ हो गई। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, मेन यही है पॉइंट। देन है फिश फार्म, तो लोकेशन यूज टू ग्रो पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्राइमरली फिश। फिश हैचरी क्या है? One form of fish farm managed with the intent of resupplying native wild population in natural environment. Then culture tank क्या होता है? Artificial holding area होता है used to rear fish farm stock. Fish husbandry अभी हमने देखा ही था। Breeding and rearing of fish of variety of season हो गया। Then a different branch of fish आपको देखना है। तो इसमें देखिए 3 मेन ब्रांच है, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर। तो अगर पिसीकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस देखा जाए तो ये मेजर डिफरेंस है। तो पिसीकल्चर अगर बोला जाए तो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश होता है, वहीं एक्वाकल्चर में आपको देखने को मिलेगा इसमें ऑल एक्वेटिक एनिमल्स भी इंक्लूड करते हैं, प्लांट भी, इवन सी वेजिटेबल भी। फिर है पिसीकल्चर में ओनली ब्रीड ऑफ फिश, वहीं नॉट ओनली यहाँ पे फिश बट ऑल्सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रॉन, ऑयस्टर, मोलस्क, एल्गा, सी वेजिटेबल। तो पिसीकल्चर में हमको देखने को मिलेगा प्रोड्यूसेस कमर्शियली वैल्यूएबल फ्लोरा एंड फाउना, वहीं यहाँ प्रोड्यूसेस फिश एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है। देन मैरीकल्चर, मैरीकल्चर इज रेजिंग प्लांट एंड एनिमल दैट डू वेल इन मैरीन सॉल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल जैसे क्लैम्स, ओयस्टर, श्रिम्प, टूना, मसल्स। ठीक है। तो मैरीकल्चर मेरीन से रिलेटेड है, पिसीकल्चर नॉर्मल फिश को, एक्वाकल्चर हर चीज़ से। देन मोनोकल्चर क्या होता है? तो मोनोकल्चर जो है फिश प्रोडक्शन सिस्टम होता है इन विच ओनली वन फिश स्पीसीज इज रियर्ड कल्चर इन सिस्टम। द मेजर फिश वैरायटी इसमें मोनोकल्चर में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रॉट, टिलपिया, कैटफिश, कार्प या श्रिम्प। मोनोकल्चर जो है हाई वैल्यू मार्केट ओरिएंटेड फिश स्पीसीज इन intensive system as a common practice throughout the world. Supplementary feeding is compulsory to ensure the production. Then a polyculture के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CRM मैंने बताया था, फिर कटला, रोहू, मृगल हो गया, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। ठीक है। दिस सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड एज कंपोजिट फिश कल्चर। The biological basis of polyculture is different fish species grow together in a pond with different feeding and living behavior। तो वही पॉलीकल्चर में डिफरेंट फीडिंग बिहेवियर होता है, जैसे कि कुछ सरफेस पे हो गए, कुछ कॉलम में हो गए, कुछ बॉटम में हो गए। CRM। ठीक है।
आगे देखेंगे ये सब। प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल में कुछ कंफ्यूजिंग टर्म हो सकते हैं, जैसे कि तो प्रिंसिपल अगर पॉलीकल्चर का मैं बताऊं तो डिफरेंट फीडिंग हैबिट होनी चाहिए, फिर डिफरेंट कॉलम इन पॉन्ड सिस्टम होना चाहिए, शुड अटेन मार्केटेबल साइज एट सेम टाइम, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है तो इस पर ध्यान रखें। दे शुड बी नॉन प्रीडेटरी, तो थर्ड पॉइंट थोड़ा अनलाइकली था, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग है। देन एयर ब्रीथिंग फिश, तो एयर ब्रीथिंग फिश के एग्जांपल देखेंगे। द कल्चरेबल स्पीसीज ऑफ एयर ब्रीथिंग फिश आर, जो सबसे ज़्यादा मेजर उगाया जाता है ना, मतलब कि रेयर किया जाता है, वो चन्ना मेरेया है। तो चन्ना स्ट्रेटस, बिग और स्ट्राइप्ड मुरल, इसको स्नेक हेड फिश भी बोलते हैं, तो हाईएस्ट डिमांड इन द मार्केट होता है। बाकी तो ये देख लीजिए आप, पंगटास टस ये स्पॉटेड म्यूरल होता है, देन मैरिलियस जाइंट म्यूरल होता है, बेटर पता नहीं क्या ये मैगर होता है, फिर फॉसिलिसिस सिंगी, एनबस कोई क्लाइंबिंग पर्च। तो जो आपको मेनली याद रखना है यहाँ पे चन्ना मेरे वाला, ठीक है, स्ट्राइप्ड मुरल बोलेंगे, स्नेक हेड फिश या बिग फिश, ठीक। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू फिशरी सेक्टर। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जीडीपी ऑलमोस्ट 5.1 है, एग्रीकल्चर जीडीपी। वहीं अगर पूछा जाए कि जो अपना क्या बोलते हैं, अगर इकोनॉमी में कितना है, तो वन, ऑलमोस्ट 1.07। थर्ड इन फिशरी हैं हम लोग, और सेकंड इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मैंने आपको बताई अभी कि हर चीज़ जहाँ पे करते हैं रेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर जीवीए का हम लोग का है ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला 7.2, और जीवीए परसेंट है 1.24, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 9, और आईसीएमआर या एफएओ ये जो रिकमेंड करते हैं 12 होना चाहिए, 12 केजी पर एनम, ठीक है। एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन है पैरामीटर, तो ये नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट से मैंने किया है, ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ पे मैंने आपको फिश का और प्रॉन का एक ही साथ दे दिया है, तो बार बार पन्ने बनने से कोई मतलब नहीं है, एक ही साथ देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो टेम्परेचर की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट सेम है, 30-32 का अंतर है, ये भी सेम ही है, 6 से 8 मान लीजिए। तो एटलीस्ट आपको रेंज पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 6.8 से 8 अप टू 8.5 तक जा सकता है पीएच का। अभी ऊपर हमने लोग देखा था कि जो अच्छा पीएच रहता है वो कितना 7.5 तक था। फिर इस 7.8 प्रॉन कल्चर में 7 से 8 प्रॉन, 6 से 8 फिश। डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 से 5 ऑलमोस्ट। फॉस्फेट यहाँ पे लेस देन 10 ppm, इसका नहीं दिया हुआ था नबार्ड में। देन है टोटल एल्केनिटी, तो टोटल एल्केनिटी अपनी 80 से 120, यहाँ 150 से ppm। फिर है सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, तो 29 से 32 ppt या 20% लगभग था। अनआयनाइज्ड अमोनिया लेस देन 5 ppm एंड आयोनाइज्ड वाला लेस देन 1.5। और वहीं अगर प्रॉन कल्चर के लिए टोटल हार्डीनेस की बात की जाए तो 3000 से 4000 तक लगभग, मतलब 4500 तक, ठीक है। वाटर सैलिनिटी का क्या है कि अगर वाटर सैलिनिटी है जैसे कि पॉइंट 0.5, तो अगर लेस है तो फ्रेश वाटर है लगभग, अगर ब्रैकिश वाटर है तो 0.5 से 30 तक हो जाएगा। और वहीं अगर सैलिन बात करें तो 30 से 50 ppt, और ऊपर चले जाएंगे तो सैलिन हो जाएगा। यहाँ पे श्रिम्प कल्चर का भी मैंने वाटर पैरामीटर दे दिया है, तो नहीं एज पर नबार्ड वाला, ठीक है। वाटर पैरामीटर ऑप्टिमम लेवल, तो डिजॉल्व देख लीजिए 3.5 से 4, सैलिनिटी 10 से 25, वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए 32 तक लगभग, 6 से 8 पीएच। नाइट्राइट है फिर 1 1 1 दे रखा है।
फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है, 10 ppm, और वहीं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 70 ppm। ट्रांसपेरेंसी 35 सेंटीमीटर तक। देन आते हैं फिशिंग क्राफ्ट पे। तो फिशिंग क्राफ्ट का मतलब ये होता है जो फिशिंग करने के लिए जो व्हीकल चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में यहाँ फार्मर को ट्रैक्टर चाहिए, तो वैसे फिशरी के लिए क्या चाहिए, बोट वोट। तो उसके टाइप्स हैं ये, कुछ नॉन मैकेनाइज्ड होता है, कुछ मैकेनाइज्ड होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग नॉन मैकेनाइज्ड। तो नॉन मैकेनाइज्ड में आप ना ये देखिए, कैटामरन, ठीक है, ये सिंपलेस्ट टाइप है, यूज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। 4 टाइप होते हैं, तो उड़ीसा टाइप, आंध्र टाइप, कोरोमंडल टाइप, कन्याकुमारी टाइप, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट मतलब अपना ईस्ट वाले साइड में, ये इंडिया हो गया ईस्ट कोस्ट। फिर डग आउट कैनोज, ये गोवा में यूज़ होता है। वहीं प्लैंक बिल्ड कैनोज केरला में। मसूला बोट, ये आंध्र कोस्ट जो है वहाँ पे। फिर ढिंगी, ये क्या, कार्वल बोट डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्टेड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए, ढिंगी बोलते हैं। फिर आउटरिगर कैन्योज, ये कर्नाटक में यूज़ होता है। वहीं बिल्ट अप बोट, ये अपना नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे। तो इन मोस्ट ऑफ द बोट मेड अप प्रेजेंट द कार्वल टाइप ऑफ बोट इज बिल्ड अप ऑफ प्रैंक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ यूज़ होता है, बस इतना याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वापस। तो देखिए, डग डग आउट आपको ऐसे याद करना है, डग डग से ड्रग याद करना है, ड्रग। तो गोवा से ड्रग बहुत चलता है कैप्सूल में, तो डग आउट गोवा याद हो गया। कैटामैरन आपको उड़ीसा, आंध्रा, कोरोमंडल, कन्याकुमारी याद हो जाना चाहिए। प्लैंक प्लैंक केरला। फिर मसूला, मसूला में ए आ रहा है, आंध्रा। फिर ढींगी तो हो गया, आउटरिगर बिल्ट अप बोट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देन है मैग्नाइज बोट। तो मैग्नाइज बोट का हो सकता है मिक्सअप करके पूछ ले। तो हैंडलाइन बोट, पोल, ट्रॉलिंग ट्रॉलर जो होते हैं, डोल नेटर, गिल नेटर, स्टर्न ट्रॉलर्स, ये सब मैग्नाइज बोट है। तो न्यूज़ आप लोग पढ़ते होंगे तो ट्रॉलर से काफ़ी नुकसान होता है, आप लोग देखते होंगे। और काफ़ी जो श्रीलंकन्स हैं, तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं इंडियन फार्मर्स, वो जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनको लेके, इसी बात पे। और ये 10 से 15 मीटर लॉन्ग होता है, कंस्ट्रक्टेड विद द इंजन, ऑपरेटेड बाय ऑयल फॉर वेंचरिंग डिस्टेंस कोस्टल एरिया। तो बोट, ट्रैप बोट, डोल नटर, किल नटर, ट्रॉलर्स, ये सब, ठीक है। देन है फिशिंग गियर्स। तो फिशिंग गियर्स ये वेरी करता है ग्रेटली इन द देयर स्ट्रक्चर, मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ कैप्चर प्रोसेस पे ये वर्क करता है, एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन इसके होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक्टिव फिशिंग गियर्स और पैसिव। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि नेट नेट कहीं पे आ जा रहा है, जैसे पर्सिन्स, सीन, ट्रोलर्स, ड्रेजर्स, लिफ्ट नेट, ये एक्टिव है। वही पैसिव जो है अपना गिल नेट, ट्रैप्स, हुक्स, लाइन, इंटेंजिलिंग नेट, ये पैसिव है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें देखिए, आपको पहली बात तो जो फिशरी आप जब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। जैसे अगर नबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट में पूछा जाए क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले जैसे पैरामीटर, किस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक बेस जो है पैरामीटर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1 हेक्टेयर लैंड होगा, ग्रोथ रेट जो फिश का होगा 7 to 8 मंथ होगा, स्टॉकिंग डेंसिटी 5,000 होगी, स्टॉकिंग साइज जो 50 ग्राम होगा, सर्वाइवल रेट सपोज कर रहे हैं 90% है, और प्रोडक्शन जो फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट है वो 2,500 kg है, और नेक्स्ट ईयर 3,000 बढ़ गया है, 500, ठीक है। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे आईएफएस फार्मिंग विद डेयरी का। फिर वहीं पे अगर पोल्ट्री के साथ करेंगे फिशरी का तब क्या होगा,
और वेटलैंड फिशरी के साथ करेंगे तब क्या होगा, और फिर देखेंगे लास्ट में ग्रो आउट पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखिए अगर हम लोग डेयरी के साथ करते हैं, तो डेयरी के साथ अगर करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्रॉस ब्रीड काऊ कितनी, 5। ठीक है, फिर पॉन्ड का ये सब देख ही लिए हैं, 11 ये सब मंथ वही कॉमन है। फिर अगर परचेज करना है जैसे कि काऊ को ऑन द फर्स्ट काविंग इन द 2 फेज करेंगे। ठीक है, ऑन फर्स्ट काविंग इन 2 फेजेस एवरेज मिल्क यील्ड पर काऊ 8 लीटर आएगा, स्टॉकिंग साइज 50 से 60 ग्राम। देन अगर पोल्ट्री के साथ किया जाए फिश फार्मिंग तब क्या होगा, तो पहला पैरामीटर तो वही सेम रहेगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर 11 मंथ 5000। जो इम्पोर्टेंट है ब्रॉयलर पर बैच 4 to 6 वीक। देन नंबर ऑफ पोल्ट्री बैच पर ईयर, ऑल इन आउट सिस्टम कितना, तो ये अपना 4 है। फिर नंबर ऑफ बर्ड पर बैच कितना होगा, 250। सर्वाइवल बर्ड एंड फिश देखिए यहाँ पे 95%, अभी ऊपर 90% पड़ा था, तो बर्ड एंड फिश का देखा है 95 यहाँ पे रहेगा। एवरेज वेट ऑफ बर्ड एट हार्वेस्ट 1.3 kg, बाकी ये तो सेम रहेगा ही रहेगा। फिर प्रोडक्शन फिश वही 2500 kg 3000, बाकी सब सेम है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रॉयलर पर बैच 4 से 6 वीक, और नंबर ऑफ बर्ड पर बैच 250। वहीं अगर डेयरी के साथ किया जाए तो क्रॉस ब्रीड काऊ 5। फिर है वेटलैंड फिशरी, तो वेटलैंड फिशरी में जो हम लोग देखते हैं, जब एवरेज प्रोडक्टिविटी देखते हैं फ्रॉम कल्चर पॉन्ड जो नॉर्मली किया जाता है, तो वहाँ पे 2800 kg पर हेक्टेयर आता है अगेंस्ट द पोटेंशियल जो यील्ड होता है मैक्सिमम, जैसे पोटेंशियल जो है वो 4000 से 5000 kg है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विद साइंटिफिक फिश कल्चर प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। तो टेम्परेचर यहाँ पे है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 5 to 7 ppm, विजिबिलिटी 40 सेंटीमीटर, लाइट ग्रीन ब्राउन कलर होता है, 7 से 7.5 वाटर का पीएच। वहीं अगर सॉइल का पीएच बोला जाए तो 6 से मतलब 6.5 से 7.5 सॉइल का पीएच वेटलैंड में रहेगा, और वाटर का 7। तो ये डिफरेंस आपको देखना चाहिए, सॉइल में 6 और 7 दोनों टर्म आ रहा है, वाटर में सिर्फ 7 वाला है। फिर सैलिनिटी 0 से 5 ppt, एल्कनिटी 5 से 100 ppm, ammonia not more than 0.1 ppm, culture of combination of 3 to 6 species in the pond, इकोसिस्टम हम लोग करते हैं वेटलैंड फिशरी में। कॉमन जो कार्प हम लोग यूज़ करेंगे वो जो कॉमन कार्प टिल्पिया और मुरल्स जो है ये सूटेबल है राइस फील्ड के लिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कंपोजिट के लिए, करम, CRM। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन कार्प टिल्पिया है, मुरल्स है। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन जो विड्थ होगी 30 to 50 मीटर, डेप्थ होगा 1, और मैक्सिमम होगा 1.5 तक। ठीक है, ये याद हो गया। फाइनेंशियल वाइबिलिटी ये वही है जो हम लोग बेस चीज़ देखे थे, एजम्पशन। तो 1 7 से 8 महीना और 50 ग्राम 90 सर, वही वो सब वही है। जो मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है ग्रो आउट पीरियड, तो सीधे पूछ लिया ग्रो आउट पीरियड कितना है। तो अगर वेटलैंड में देखा हमने देखा 7 से 8 मंथ, वहीं बाकी में 11 मंथ। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है ये भी। वेटलैंड के लिए 7 to 8 मंथ, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग डेयरी के साथ या पोल्ट्री के साथ करेंगे तो 11 मंथ लगेगा। देन अ कंपोजिट फिश कल्चर, तो रेयरिंग फिश इन द पॉन्ड टैंक विद मोर देन वन स्पीसीज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, फिर इसमें सीक्वेंस क्या स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप पूछ सकता है। तो पहले तो पॉन्ड का सिलेक्शन होगा, दूसरा स्टेप पॉन्ड मैनेजमेंट है, तीसरा स्टेप प्री स्टॉकिंग है, फोर्थ स्टेप स्टॉकिंग होता है जो कि 70% एरिया कवर करता है। ठीक है, फिर पोस्ट स्टॉकिंग, तो फोर्थ स्टेप स्टॉकिंग, पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड।
इसमें स्पीसीज कौन कौन सी मेजर यूज़ करते हैं? तो पहले देखिए मेजर कार्प, फिर सेकंड में देखेंगे एक्सोटिक कार्प। तो सी आर एम कटला, रोहू, मृगल। तो कटला जो है सरफेस वाला है, बीच वाला कॉलम, बॉटम वाला मृगल। जो मृगल है वो डेट्रीवोरस है। रोहू जो है ओमनिवोरस है। ठीक है, रोहू ओमनिवोरस है। तो रोहू रोता बहुत है, तो रोता है जो भैया उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो इसको मीट और सब्जी, हरी सब्जी दोनों दे दी जाती है। तो रोहू ओमनिवोरस है। कैटला जूप्लैंक्टन है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि ऊपर होता है जूप्लैंक्टन। डेट्रीवोरस मृगल हो गया। ठीक है, फिर एक्सोटिक कार्प में देखा जाएगा ऐसे ही लीनियर वाइज में। तो सिल्वर कार्प, ग्लास कार्प, कॉमन कार्प। तो ये जो है आपको मिल जाएगा। सिल्वर कार्प जो है फाइटोप्लैंक्टन फीडर है, ग्रास कार्प हर्बीवोरस है, और कॉमन कार्प जो है इसे यूरोपियन कार्प या वर्नेबल भी है, ये डेट्रीवोरस ओमनिवोरस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ग्रास कार्प आपको सरफेस कॉलम एंड मार्जिनल एरिया में भी मिल जाएगा, ये दिया हुआ है इधर। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा पॉलीकल्चर, जिसे कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिश उगाते हैं, कुछ सरफेस होती है, कुछ कॉलम होती है, कुछ बॉटम फीडर होती है। जिसमें हमने देखा, पहला देखा था अ, इंडी क्या बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प। और दूसरा देखा था ये वाला एक्सोटिक कार्प। तो सिल्वर, ग्रास, कॉमन। तो एक याद होना चाहिए आपको करम, और दूसरा एग्जॉटिक वाले के लिए याद होना चाहिए सिल्वर, ग्रास, कॉमन। सजको, सजको कुछ करके बना लीजिएगा। करम का सी कटला है, यहाँ पे ये कॉमन कार्प है। सी में कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी तो डिफरेंट ही याद हो जाएगा। देन स्पीसीज कॉम्बिनेशन रेशियो। तो स्पीसीज कॉम्बिनेशन रेशियो में जैसे पूछ सकता है, अगर 3 स्पीसीज है तो 4:3:3 रेशियो होगा, ये दिया हुआ। तो करम जो है करम, इसका 3 स्पीसीज में 4:3:3 रेशियो। ये रेशियो हरदम आपको 10 आएगा, कहीं भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स की इसका रेशियो कितना होना चाहिए, अगर बाकियों का इतना है तो 10 है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, देन है पॉन्ड मैनेजमेंट। तो अभी हमने देखा जो स्टेप हम लेके चल रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड कर लिया, कंपोजिट फिश कल्चर हमें ये उगाना है, फिर हम पॉन्ड मैनेज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पॉन्ड मैनेजमेंट में प्री स्टॉकिंग। प्री स्टॉकिंग क्या है? In case of new pond, pre-stocking operation starts with liming and filling of the pond with water. However, the first step of existing pond requiring development deals with the clearing pond unwanted weed and fish either by manual, mechanical and chemical means. In normal dose में हमको ये important है कि 200 से 250 kg पर हेक्टेयर लाइम डिजायर रेंज है। ठीक है, हाउएवर अगर पीएच का इधर उधर हो जाता है, इधर उधर अगर निकल जाता है, तो उसके हिसाब से ये टेबल दी गई है। तो नॉर्मल जो है 200 से 250 केजी, लेकिन देखिए जो 200 से 250 केजी है वो लगभग यहाँ पे कर रहा है, तो मतलब 7 से 8 वाले पीएच के बीच में। तो मोस्टली चांस है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से पीएच के लिए, 7.6 से 8.5। 200 से 250 ये है, और जैसे जैसे कि हम लोग बढ़ाते जाएंगे पीएच, मतलब कम करते जाएंगे और एसिड एसिड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ हाई एल्कलाइन में तो नील है, अगर एसिडिटी के तरफ बढ़ेंगे तो लाइम का, क्योंकि हमें पता है कि लाइम के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना पड़ता है। 200 है, फिर 500 है, फिर 1000 है, फिर 2000। फिर है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब कि इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटेंसिफाइंग फिश कल्चर बाय इंक्रीजिंग द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड
The fertilizer schedule has been prepared after studying the quality of the pond soil. A combination of both organic plus inorganic फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ किया जाता है बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर पूछे कौन कितना यूज़ होता है, तो ऑर्गेनिक जो है मैन्योर, इसको 3 दिन के गैप में अप्लाई करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द लाइमिंग। तो लाइम कर लिया, 3 दिन रुके, फिर अपन ने ऑर्गेनिक डाला। उसमें ऑर्गेनिक में जैसे गोबर डाल दिया 5,000 kg पर हेक्टेयर पे, या अदर कोई सा जो भी अवेलेबल हो। फिर इनऑर्गेनिक डालेंगे कितना, अंडरटेकन आफ्टर 15 days ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो पहले 3 दिन रुके, फिर 15 दिन रुके। ठीक है, लाइमिंग से। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजनस इसमें फॉस्फेट फर्टिलाइजर वुड बी वेरी एज पर द नेचर ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी इंडिकेटेड। तो एक टेबल थी इसके नीचे, उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, 3 है आफ्टर 15 है, हर चीज़ एकदम वो डिक करने को करोगे तो मेन एग्ज़ाम में फिर दिक्कत आती है। तो इम्पोर्टेंट इतना ही था, 15 दिन। ठीक है, देन स्टॉकिंग। तो ये जो डाटा है ये सब आपको वैसे TNU के साइट पे आराम से मिल जाएगा, नाबार्ड मॉडल्स। उन लोगों ने नाबार्ड से उठाया है, TNU ने अपने साइट पे दे रखा है ये सब। तो स्टॉकिंग, द पॉन्ड विल रेडी फॉर द स्टॉकिंग आफ्टर 15 days ऑफ द एप्लीकेशन फर्टिलाइजर। फिश फिंगरलिंग 10 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स होती है। शुड बी यूज स्टॉकिंग फॉर 5,000 नॉस, ठीक है, पर हेक्टेयर। However, if fingerling of smaller size are used, suitable allowance may be made accounting for mortality. Depending on the availability of the seed market condition, stocking can be 3, 4, 6 species combination in the following रेशियो अभी हम लोग ने ये देखा है। ठीक है, फिर है पोस्ट स्टॉकिंग। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग, मैन्यूरिंग, हार्वेस्टिंग, वर्टिकल हार्वेस्टिंग, ये पोस्ट स्टॉकिंग के ये मेथड है। तो पूछ लेगा अगर कि इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो हार्वेस्टिंग, मैन्यूरिंग, सप्लीमेंट्री फीडिंग, ये जो है। फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, fishes need much more food than what is available naturally in the pond. Fish can be fed with a mixture of rice, bran, oil cake in the ratio of 4:1. The recommended feeding rate is 5 to 6% of the body weight up to the 500 gram size of fish, then reduced to 3.5% of the body weight from the 500 to 1000 gram size. The feeding is supplementary in nature. तो हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे इस पर ध्यान रखना, 4:1 रेशियो में राइस ब्रान और ऑयल का एक का देते हैं। देन मैन्यूरिंग, मैन्यूरिंग में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में डालना है 1000 kg पर हेक्टेयर। वहीं हार्वेस्टिंग के टाइम इज जनरली डन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर व्हेन द फिश अटेन एवरेज कितना साइज 800 ग्राम टू 1.25 kg जब हो जाएगा फिश का। विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन टू 4 to 5 10 हेक्टेयर हम लोग को मिलेगा। वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ फिश कल्चर क्या है, अटेन साइज ऑफ 500 ग्राम पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन टू द 7 to 10 टन्स। ठीक है, तो इसमें वैसे मैं आपको सही बताऊं तो इसमें इम्पोर्टेंट ये था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लाइम सॉइल pH इम्पोर्टेंट था, और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देन वन लाइनर क्वेश्चन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वो देखते हैं। तो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग केज आर डिफरेंट केज इन यूज इन एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर अब क्या होता है आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो फ्लोटिंग केज इज यूज्ड इन द वाटर बॉडीज डीपर देन 5 मीटर। ठीक है, floating cage are supported by floating frame such that the net bag without touching the bottom, bottom इसका खाली रहता है। A cage is enclosed on all sides with a mesh netting made from synthetic material that can resist decomposition under water for long period of time. Generally small size range 1 से 500 मीटर स्क्वायर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, फिक्स्ड जो केज है, फिक्स्ड केज सिंपलेस्ट टाइप होता है।
यूज फॉर 1 to 3 मीटर डीप वाटर। ठीक है, तो अभी हमने देखा 5 मीटर से ज़्यादा नहीं यूज़ करता है। फिक्स्ड केज जो है जनरली 1 से 3 मीटर डीप वाटर के लिए यूज़ होता है। केज कल जो और केज कल्चर शेड अलाउड इन रिजर्वियर विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 10 मीटर। अ केज विद डायमेंशन ऑफ 6 into 4 into 4, ये डायमेंशन है। ठीक है, इज कंसिडर टू बी स्टैंडर्ड यूनिट। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 6 मीटर 4, तो लेंथ विड्थ हाइट। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट एक्जॉटिक स्पीसीज लाइक पैंगियासिस एंड गिफ्ट तिलपिया, ये केज कल्चर में हम लोग यूजली यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए केज कल्चर के, तो आपको ये फिश याद होनी चाहिए, पैंगियासिस एंड गिफ्ट वाली। रिकमेंडेड डोज ऑफ पॉइजन फिश के लिए। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज़्यादा देखो क्या डाल रहे हैं इसमें। डोज है ब्लीचिंग पाउडर का 350 से 500। फिर एनाडाइस अमोनिया 20 से 30, इसका तो इम्पोर्टेंट नहीं। सीड मील ऑफ टेमरिंड 2000 तक। ऑफ ऑल फिश ऑफ ऑल फिश पॉइजन प्लांट ओरिजिन द मोस्ट एक्सेंटली जो यूज़ होता है फिक्स टॉक्सिकेंट इज इन अंडर नेबल पॉन्ड इज ऑयल केक, जिसको महुआ बोलते हैं। साइंटिफिक नेम बासिया लेटिफोलिया। महुआ ऑयल केक जो होता है किल ऑल द फिश स्पीसीज विद इन अ फ्यू आवर व्हेन अप्लाइड एट द रेट ऑफ 250 ppm। इट कंटेन्स 4 से 6% एक्टिव स्पॉन्जिया इंग्रेडिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है 4 से 6% होता है इसमें। Then at tilapia are suitable for fish farming as they have many varieties suitable for farming in all the agroclimatic condition. Spinal deformities in farmed fish are caused by nutritional deficiencies of vitamin C and some amino acid. Spinal deformities include scoliosis and abnormal lateral curve to the vertebral column. Optimum जो salinity requirement, ये मैक्रोब्रेचियम मेलकुमसनी इज 18 से 20 ppt। ठीक है, मुलेट इज ब्रैकिश वाटर फिश, देखा है तो हम लोग ने। फिर ब्रैकिश वाटर फिश जो होते हैं दोज फिश दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी अराउंड 0.5 से 30 ppt। अभी ऊपर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे थे, 0.5 होता है तो क्या होता है, 0.5 से 30 ppt क्या होता है, और 30 से 50 तक क्या होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए और वहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारे। तो हम लोग कहाँ थे, दे लिव इन द बैक वाटर एस्चुरीज एंड कोस्टल वाटर। अदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रैकिश वाटर फिश मिल्क फिश, सी बैस, पर्ल स्पॉट, मड स्कीपर, फिन फिश, मिल्क फिश, मड क्रैब। ठीक है, ब्रैकिश वाटर इज मोर saline देन फ्रेश वाटर। इट हैज़ मोर सॉल्ट कंटेंट बट लेसर देन सी वाटर। फिश विच रिसाइड इन द ब्रैकिश वाटर आर, वही एग्जाम्पल ये सब। ठीक है, कैट, गोबीज, पफर फिश, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेक्स आर ओवर नरिश विद एक्सेसिव न्यूट्रिएंट with high biological productivity resulting in algal blooms which are referred as eutrophic lake। इसमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हो जाता है स्पेशली नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का। सपोर्ट अबेंडेंस ऑफ एक्वेटिक plant ultimately forming in algal blooms। A famous example is Dal Lake। फिर है oligotrophic are the lakes with low nutrient concentration। वहीं अगर पूछे जाए डिस्ट्रॉफिक लेक क्या होता है, तो लो पीएच विद हाई ह्यूमिक एसिड। इसमें बॉक्स एसिडोट्रॉफिक लेक हैव एन एसिड न्यूट्रिएंट होगा। तो डिस्ट्रॉफिक मतलब एसिड ज़्यादा है। द इनलैंड फिशरी टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो इसमें पाइपलाइन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये इसमें केज कल्चर, पेन कल्चर, पर्ल कल्चर, रनिंग वाटर फिश कल्चर, वहीं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज देखेंगे। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ टेबल साइज फिश होती है, ग्रो आउट एंड फिश सीड प्रोडक्शन। द ग्रोइंग आउट श्रिम्प फार्मिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी
इंडिया के हिसाब से। ठीक है। मैरीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है? मैरीकल्चर फॉर पर्ल oyster फार्मिंग, पर्ल प्रोडक्शन, मजल सी कुकुम्बर सीवीड। वहीं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज में अगर कुछ देखा जाए तो इसमें ड्राइंग, वेट सॉल्टिंग, स्मोकिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, फर्मेंटिंग, आइसिंग, फिशिंग पेस्ट, फ्रीजिंग, चिलिंग, इलेक्ट्रिक सोलर डाइंग, क्यूरिंग, रैक ड्राइंग। ये आगे देखेंगे क्या होता है। तो कैनिंग, फिश मिल, ये सब होता है। ठीक है। नाउ जो मेजर फ्लैगशिप जो स्कीम है फिशरी से रिलेटेड वो देखते हैं। तो इसमें जो प्रधानमंत्री संपदा योजना था ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ने बनाया था। और अगर इसका जो कंपोनेंट है दो, एक तो सेंट्रल सेक्टर है और एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में 100% सेंट्रल फंडिंग होती है। तो इसमें जो मेजर जो बजट एलोकेट हुआ था 20,000 करोड़, उसमें से 18,000 करोड़ सेंटर देगा और 1,700 स्टेट की तरफ से आएगा। और अगर इसमें सेंट्रल असिस्टेंस देखा जाए तो 40:60, 40 जनरल कैटेगरी, 60 SC ST वुमेन के लिए। वहीं अगर स्पॉन्सर्ड वाली स्कीम में देखा जाए तो जो बेसिक वाला रहता है वही है 90:10 नॉर्थ ईस्ट के लिए। और बाकी जो 60:40 जो चलता है सेंटर स्टेट का वो है। यूटी में 100% रहता ही है। जो मेन है इम्पोर्टेंट वो टारगेट है। तो टारगेट जो है इसमें 5 साल के लिए था। इसमें 2024 से 25 तक का 9% एवरेज एनुअल ग्रोथ बोला गया था। 220 लाख टन फिश प्रोडक्शन करेंगे हम लोग। 1 लाख या फिर 1 ट्रिलियन बोल दें तो उतना फिश एक्सपोर्ट करेंगे। 12 kg पर कैपिटा फिश कंजप्शन बढ़ाना है। 55 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना है 2024 तक। फार्मर की जो फिश फार्मर है उनकी इनकम डबल तक बढ़ाना है। ठीक है। नाउ इसका ये जो टेबलर फॉर्म है इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी रिसोर्स है डिटेल में। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ देख चुके हैं अभी तक लेक्चर में। तो अभी ये आसान रहेगा पढ़ने में। देखिए जो फिशरी रिसोर्स है दो टाइप का होता है, फिन फिश और नॉन फिश। फिन फिश वो होती हैं जो कि ट्रू फिश होती हैं। नॉन फिश जो कि ट्रू फिश ना हो अदर देन, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, मुसेल्स, ओयस्टर, सी कुकुम्बर, फ्रॉग, सीवीड। ठीक है। अब फिन फिशरी जो है दो उसमें क्लासिफाइड है। तो इसमें कैप्चर फिशरी है और कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी मतलब कन्फाइंड एरियाज में होता है। इसमें स्टॉकिंग, सीड की स्टॉकिंग करते हैं, देते हैं सीड वीड बाकायदा। और वहीं पे कैप्चर फिशरी जो है इसमें विदाउट स्टॉकिंग द सीड, जैसे कि मैरीन हो गया, इनलैंड फ्रेश वाटर फार्मिंग हो गया जो हमने देखा था। वहीं पे इसमें केज में करेंगे, कल्चर में ऑर्नामेंटल में करेंगे। 4 टाइप का होता है, ब्रैकिश, एस्चुरिन या फिर फ्रेश वाटर। ठीक है। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखिए कल्चर फिशरी जो है और जो कैप्चर फिशरी। एग्जांपल कैप्चर फिशरी में हम लोग फिश, प्रॉन, लोबस्टर, क्रैब, मॉलस्क है। ठीक है। जो मैरीन है वो मैकरल, सर्डिन, शार्क, कैटफिश उसके एग्जांपल हो गए। ये मैरीन की एग्जांपल। वहीं इनलैंड, इनलैंड फ्रेश वाटर, इनलैंड को फ्रेश वाटर फार्मिंग भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है कटला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, गौरमी, गम्बोशिया, कॉमन कार्प, फ्रेश वाटर प्रॉन। ठीक है। वहीं ब्रैकिश एस्चुरिन वाटर का देखा तो ये कौन सा होता है जिसमें सैलिनिटी 30 ppt से कम हो
इसके एग्जांपल है पॉलीस्पॉट, मिल्क फिश, मुलेट। वहीं जो केज एक्वाकल्चर है सबसे पहली बार विशाखापट्टनम में बना था। जो इनलैंड फिशरी फार्मिंग है वो 4 टाइप की होती है। तो वेटलैंड, एस्चुरिन, रिजर्वायर, रिवराइन। तो वेटलैंड जैसे पैडी होगी, वेटलैंड में हम लोग जैसे पैडी वेडी करते हैं, अभी ऊपर पड़े हुए थे। एस्चुरिन जो है, अगर एरिया के हिसाब से इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम उड़ीसा में मिलेगा एस्चुरिन वाटर, जहाँ पे मतलब कि सी वाटर और जो लेक ये सब कंबाइन हो रही। फिर रिजर्वेयर जो है वो एरिया बोलते हैं, मतलब जो स्मॉल रिजर्वेयर जो मेनली यूज़ होता है वो <1,000 हेक्टेयर होता है, जैसे डैम, रिवर, स्ट्रीम, ये सब। देन रिवराइन के क्लासिफिकेशन नीचे देख लेते हैं। वहीं एक क्लासिफिकेशन देखना है कैप्चर में, मैरेन का 4 टाइप का होता है। तो पेलेजिक, डेमर्सल और डीप सी। डीप सी तक लाइट जाती नहीं है तो बिलो 40 जोन बोलते हैं। डेमर्सल बॉटम ऑफ द सी और लेक, ये 55% मतलब यहाँ पे होती है एरिया में, और 45% फ्रॉम पेलेजिक से होता है मैरीन फिशरी। तो इसमें पेलेजिक जोन ओशन लेक बोलते हैं। एग्जांपल हमने देख लिया मैकरेल, सर्डिन, शार्क, कैटफिश। डीप सी जो फिश है इधर पे, deep sea fish are fish that live in the darkness below the sunlight surface water that is below epipelagic and photic zone of the ocean। तो मैं इसको स्क्रीन को टिल्ट कर देता हूँ, एक बार आप ये पूरे ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। तो ये पूरा ग्राफ है एक बार में। तो क्विक रिवाइज के लिए बहुत सही है, एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ना अब कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी जो हमने यहाँ पे देखा है, ये और ये डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। तो जो कैप्चर फिशरी है इट इंक्लूड्स कैचिंग फिश डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर बॉडीज, जबकि कल्चर फिशरी जो है इसमें हम लोग कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, देन कैप्चरिंग और फिश करेंगे। कैप्चर फिशरी इज डन फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड, जबकि कल्चर में रिस्ट्रिक्टेड टू वाटर बॉडीज होती है। इसमें टेक केयर नहीं करना रहता कैप्चर में, यहाँ पे जबकि करना रहता है। इसमें बोथ मैच्योर्ड इमेच्योर्ड फिश गेट ट्रैप्ड वाइल कैप्चरिंग, इसमें सिर्फ मैच्योर फिश कैप्चर होती है। इट इज़ रैंडम, इट इज़ वन ऑफ डिजायर्ड टाइप कल्चर फिशरी। अगर इनलैंड फिशरी की बात करें, इनलैंड मतलब इंडिया में जो इनलैंड फिशरी और एक्वाकल्चर है वो मेन कंपोनेंट है। इनलैंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर मतलब कि इनलैंड अपना ये वाला हो गया, ठीक है, और केज एक्वाकल्चर ये सब था ही। अब फिर है इंडिया इज बेसिकली कार्प कंट्री with more than 75% of the production being contributed by carp alone, ठीक है। अबाउट 80% जो इंडिया मेरीन फिश है आर सप्लाइड बाय द वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट ये वाला हो गया, बाय द वेस्ट कोस्ट, एंड द रिमेनिंग 20% बाय द ईस्ट कोस्ट, अगर मेरीन में देखा जाए। देन कैप्चर फिशरी, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर में डिफरेंस। तो इसमें हमने देखा ही था एक्वाकल्चर में हर चीज़, मैरीकल्चर मैरीन वाले से रिलेटेड, जैसे कि फिन फिश, शेल फिश एंड सीवीड। और वहीं कैप्चर में कैचिंग ऑफ फिश फ्रॉम नेचुरल वाटर। अगर सीडिंग और रियरिंग की बात करें तो कैप्चर में हम लोग को नो सीडिंग और रियरिंग ऑफ फिश रिक्वायर्ड, जाके कैप्चर कर लिए। मैरीकल्चर में फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर सीडेड एंड रियर्ड। मैरीकल्चर इज अंडरटेकन ओनली सी वाटर, यहाँ फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर सीडेड एंड रियर्ड। एक्वाकल्चर इज यूज इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन कल्चर, मैरीन वाटर सॉरी। तो एक्वा वाटर दोनों टाइप के वाटर में, जबकि जो कैप्चर फिशरी है इज बोथ अंडरटेकन है इनलैंड एंड मैरीन वाटर, ठीक है।
ये डाउट नहीं होना चाहिए। देन आते हैं आगे। दरअसल हुआ क्या कि जैसे जैसे न्यू कल्चर सिस्टम जो है फार्मिंग का डेवलप हुआ, वैसे मोर वैरायटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रॉन, क्रैब, मॉलस्क, फ्रॉग, सी वीड, ये जो है अब come under the culture fishery due to the culture of variety of aquatic organism. Culture fishery has been termed as aquaculture. Brackish water is mixture of seawater and fresh water with salinity less than 30 ppt. Then all estuaries, backwater, brackish water, creek, mangroves, waterway are brackish in nature. Over 25 species, commercially important fish like shrimp, crab, mollusk offer a wide scope of farming in brackish water. In Indian condition, the total fish farm should be constructed consist of, तो जैसे इंडिया में जो फिश फार्म होता है मेनली इसमें ये टाइप के पॉन्ड्स होते हैं। तो आपको नर्सरी पॉन्ड मिलेगा, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग और बायो पॉन्ड, एक्स्ट्रा पॉन्ड है। तो 5% जो एरिया होता है नर्सरी का होता है, फिर रियरिंग का 20%, फिर स्टॉकिंग का जो होता है 70%, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर एक बायो पॉन्ड या फिर ट्रीटमेंट पॉन्ड भी बोलते हैं इसे, तो इसका 5% ऑफ टोटल एरिया होता है। ये क्या होता है, तो बायो पॉन्ड या ट्रीटमेंट पॉन्ड जो है लार्जर सेटलिंग टैंक है वेयर वाटर एंड वाटर यूज फॉर फिश पॉन्ड ऑफ अ फार्म इज प्यूरिफाइड बायोलॉजिकली। ऑन नीड बेसिस इट मे बी यूज्ड एज अ स्टॉकिंग पॉन्ड ऑल्सो। तो अगर इसको नीड हुआ तो इसको स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। द एरिया कवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ पॉन्ड इज 7 से 10%, वैसे 5% आप याद रखिएगा, ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव एरिया ऑफ द फिश फार्म। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज़ है, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग, स्टॉकिंग में 70%, बायो पॉन्ड, वाटर प्यूरिफिकेशन पॉन्ड, बायो पॉन्ड हो गया, फिंगर लिंक, और फिर लार्वा जैसे हम लोग ने नर्सरी किया, तो लार्वा से फ्राई में नर्सरी। अगर पूछ लेगा आपसे फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज पे है तो किस पॉन्ड में रहेगा, तो रियरिंग पॉन्ड। फिंगरलिंग से फिश में है तो स्टॉकिंग पॉन्ड, और प्यूरिफाई हो रहा है तो बायो पॉन्ड। ठीक है, देन है एक पूरा टेबल में ही आ गया कि कौन से टाइप में होता है। तो साइज़ कितना होता है नर्सरी का हेक्टेयर में, 0.02 से 0.06, रियरिंग में 0.06 से 0.010, फिर इसका ऑलमोस्ट स्टॉकिंग का 1 तक पहुंच जाता है। डेप्थ कितनी रहेगी, शुरुआत में तो 1.5 तक है, फिर 2 तक है, फिर 2.5 तक है। डेप्थ ऑफ रेनफेड और नॉन इरिगेटेड एरिया में, तो ये था इरिगेटेड और वाटर लॉक्ड एरिया में। अगर आपको नॉन इरिगेटेड एरिया में देखा जाए तो ये रहेगा। ठीक है, 2, 2.5, 3.5। देन स्टेजेस। स्टेजेस इन फिश लाइफ साइकिल। अच्छा, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आईबीपीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कल्चर पीरियड में जो पॉली कल्चर है उसमें कितने मंथ लगते हैं। तो 8 से 12, 8 to 12 मंथ पॉलीकल्चर में, और मोनोकल्चर में 6 to 8 मंथ। नाउ हैचलिंग क्या होता है,
तो हैचलिंग जो है, लार्वा इमर्जिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड हैचलिंग। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ यॉर्क सैक प्रेजेंट होगा हैंगिंग बिलो फ्रॉम वेयर इट ड्रॉज न्यूट्रिशन 2 to 3 days, माउथ इज नॉट फॉर्म्ड, हैंस इट डज नॉट टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। नाउ स्पॉनिंग, सॉरी स्पॉन। तो एज सुन एज yolk sac of the hatchling is absorbed, तो एज सुन एज yolk sac जो होता है ऑफ हैचलिंग का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इज नोन एज sac, द माउथ इज फॉर्म्ड एंड इज इट start taking a little food. The expulsion of gamete from the body into surrounding water is called spawning, result in fertilization. फिर है फ्राई। तो पहला 4 स्टेप में होता है हैचलिंग, देन स्पॉन इंटरमीडिएट स्टेज है, देन फ्राई। तो फ्राई में एक स्मॉलर फिश है, इसमें कहीं कहीं 3 सेंटीमीटर दिया रहता है, कहीं बोलते हैं कि 1 to 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना। एज सुन एज स्पॉन टेक द शिप ऑफ फिश द इट ग्रोज टू अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर एंड नोन एज फ्राई। इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days फ्रॉम spawn to grow up to the fry stage. Last stage is fingerling. Fry grows up to 10 to 15 centimeter in size or rough equal to the size of finger. It is known as fingerling. It is proper size of stocking in the table fish production ponds. और इसमें 30 से 60 दिन लग जाते हैं फॉर द फ्राई टू ग्रो अप टू द फिंगरलिंग स्टेज। नेक्स्ट, अभी हमने ये देख लिया स्टेजेस, मतलब जो फिश की लाइफ साइकिल है। फिर देखेंगे रिवराइन। तो रिवराइन अभी आपको मैंने यहाँ पढ़ाया था, ये देख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। जैसे कि हम पढ़े थे, मैरीन पढ़े, फिर इनलैंड, ये हमने पढ़ा इनलैंड फ्रेश वाटर फार्मिंग। फिर उसमें 4 टाइप पढ़े थे, वेटलैंड, एस्चुरिन, रिजर्वायर और लास्ट वाला जो है रिवराइन। तो हम रिवराइन देख रहे हैं, ऊपर के हम देख चुके हैं। तो रिवराइन अबाउट 29,000 किलोमीटर जो है वो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है, और वेस्ट रिवन सिस्टम जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो गंगा रिवर जो है सपोर्ट मैक्सिमम फिक्स फिश अंडर रिवराइन। अगर पूछा जाए तो किस रिवराइन सिस्टम में ज़्यादा फिश का सपोर्ट है, तो गंगा रिवर का। तो फिशरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज। मेजर जो कार्प यहाँ पे है, जैसे लेबियो रोहिता साइंटिफिक नेम है, फिर कटला कटला, सिरिनस, मृगला, फिर माइनर कार्प जैसे लेबियो करके है, फिर ये सब आप एग्जांपल देख लीजिएगा। फिर कैट फिश जैसे हो गया वलोगट्टू, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। फिर म्यूरल्स जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ता जा रहा हूँ, म्यूलेट्स। फिर प्रॉन, प्रॉन में जैसे कि मैक्रोब्रेचियम, मैकोलमसनी। तो और फ्रेश वाटर ईल एंड प्रॉन, तो फ्रेश वाटर प्रॉन और फ्रेश वाटर ईल एंगुइला। तो ये गंगा रिवर सिस्टम में करते हैं। फिश गियर्स यूज्ड, इसमें कैसे फिश गियर यूज करेंगे। द प्रिंसिपल गियर यूज इन गंगा रिवर सिस्टम आर ड्रैगन नेट्स, कास्ट नेट, बैग नेट्स। देन गोदावरी रिवर सिस्टम, तो गोदावरी रिवर सिस्टम हेड वाटर हार्बर अ वैरायटी ऑफ गेम फिश बट डोंट सपोर्ट द कमर्शियल फिशरीज। और यहाँ पे मतलब कमर्शियल फिशरी को उतना सपोर्ट नहीं कर पाता। द कमर्शियल फिशरी कंसिस्ट ऑफ कार्प, मेजर कार्प, लेबियो एंड लार्ज कैट फिश, वलोगट्टू, ये सब। फिर फ्रेश वाटर प्रॉन जैसे कि मैक्रोब्रैकियम, रोजेनबर्गी, ठीक। देन है मैरीन फिशरी। तो मैरीन फिशरी में हमने ये पहले आपको ये देखना पड़ेगा, तो इसमें ये देखिए, ये इंटरटाइडल जोन है, ठीक है, ये पैलेजिक जोन है,
ये एफसीएल जोन, एफसीएल मतलब जो बॉटम वाला है, ये बेंथिक, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1000 जो मीटर है उससे ऊपर ऊपर तक का है। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें मैरीन फिशरी में। तो मैरीन फिशरी में आप देखिएगा कि इसमें इन पार्टों में होता है, जैसे एपिलेजिक सरफेस 200 मीटर, मीज़ो। तो आपसे ऐसा नहीं पूछ लेगा कि कितने मीटर, इतना नहीं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो शेल्फ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एपिलेजिक 200 मीटर, मीजोप्लेजिक 200 से अराउंड 1000, इसको ट्यूबलाइट जोन भी बोलते हैं। फिर बैथीप्लेजिक है, फिर एब्सोल्यूप्लेजिक, हेडोप्लेजिक, इतना नहीं पूछेगा। देन कोस्टल फिश। तो कोस्टल फिश inhabit the relatively slow, shallow and sunlight water above the continental shelf, while oceanic fish, which may well also swim inshore, inhabit the vast and deep water beyond the continental shelf. तो बेसिकली जैसे कि जो कोस्टल दो टाइप के हैं, एक तो कोस्टल फिश, एक ओशनिक फिश। तो कोस्टल फिश जो शैलो एरिया हो गया, जहाँ पे सनलाइट वाटर मतलब सनलाइट आ जा रही है। फिर ओशनिक फिश है जहाँ पे इंशोर में हमको जाना पड़ेगा। और डीप वाटर बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, यहाँ से बियॉन्ड। ठीक है, ये बात हो गई। फिर पेलेजिक फिश सच एज हेरिंग्स, इसमें ये हाईलाइटेड है। ठीक है, तो हेरिंग्स हो गया, और हिल्सा, फॉरेज, बेट फिश, सार्डाइंस स्मॉल। तो पेल्जिक fish live in pelagic zone of the ocean or lake water, being neither close to the bottom nor near the shore. Southern bluefin tuna and oceanic shark इसके एग्जाम्पल हो गए। देन है ओशनिक फिश, तो बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये देखा था अभी। देन डेमर्सल, तो डेमर्सल फिश विच डू लिव और नियर द बॉटम। demersal fish are bottom feeder. Deep sea क्या है? Deep sea fish are fish that live in the darkness below the sunlight surface water, that is below the epipelagic or photic zone of the ocean. Then estuarine. The estuarine semi includes coastal body of water which has free connection with the open sea, within which the sea water is miserably diluted with the fresh water of the land drainage. एस्टुरिन अभी ऊपर भी डिस्कस किए थे। टेक्नोलॉजी बेस्ड कल्चर प्रैक्टिस में आरएएस सिस्टम, रिसर्कुलेटरी इकोसिस्टम, केज कल्चर, श्रिम्प फार्मिंग इन सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल होती है। देन मेरीन एक्वाकल्चर। तो मेरीन एक्वाकल्चर इसमें रेफर्स टू ब्रीडिंग, रियरिंग, हार्वेस्टिंग of aquatic plants and animals can take place in ocean or land in tanks and pond में। देन है टेक्नोलॉजी यूज टू रेज मैरीन फिन फिश। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो जैसे हैचरीज यूज होता है, तो इसमें मोस्ट एक्वाकल्चर फिश बिगिन इन देयर लाइफ in a hatchery. In effect, the population of many fish caught by the traditional fishing are augmented in hatcheries and then released. Then pond culture use होगा, इसमें earthen pod are used. Then cage culture, इसमें enclosed cage होता है। Submerged in aquatic environment, careful protocols, ये सब बोल बच्चन है। फिर recirculatory system, इसमें जैसे फिश, सेलफिश और प्लांट लाइफ आर रेज्ड इन क्लोज लूप प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूसली फिल्टर एंड इसमें रिसाइकिल वाटर होता रहता है वेस्ट का, रिसाइकिल वाटर एंड वेस्ट। देन इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर, सेवरल स्पीसीज आर raised together in a way that allows one species byproduct to be recycled and feed for another। तो ऐसे डेफिनेशन की तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किसके लिए यूज़ होता है, तो रेज मेरीन फिनफिश के लिए। देन केज फार्मिंग जो इंडिया में कैसे होती है, तो ये देखिए, ये केज है, बॉटम खुला हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, फेड एक्वाकल्चर फिनफिश के लिए। तो फर्स्ट ओपन केज जो है विशाखापट्टनम में 2007 में खुला था। CMFRI जो है इसमें डेवलप्ड द ओपन सी केज ऑफ 6 मीटर डायमीटर विद एंड 15 मीटर डायमीटर फॉर ग्रो आउट फिश कल्चर एंड 2 मीटर डायमीटर SDP केज फॉर सीड रेयरिंग। इसका जो स्टैंडर्ड साइज है, क्या डेप्थ होती है, ये सब ऊपर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में थे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो आइडियल साइज फॉर ग्रो आउट केज है 6 मीटर है, ड्यू टू इट्स इजी मैन्यूवरिंग एंड रिड्यूस लेबर फॉर फिंगरलिंग
2 meter केज कैन बी यूज्ड। ठीक, फिर आगे है जो स्टॉकिंग साइज, केज का ही पढ़ रहे हैं ये। तो स्टॉकिंग में ऑप्टिमल जो स्टॉकिंग डेंसिटी वेराइज विद स्पीसीज साइज ऑफ द फिश फॉर प्रोड्यूसिंग 5 टन 500 से 600 ग्राम सी बेस फॉर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 से 50 इंडिविजुअल TNU में दिया हुआ था ये सब ऐसे, पर क्यूबिक मीटर कैन बी स्टॉक्ड। फिर फीड एंड फीड मैनेजमेंट, फ्रोजन ट्रैश, मॉइस्ट पैलेट, MP जिसे बोलते हैं, फ्लोटिंग ड्राई पैलेट्स आर कॉमन फेड फॉर ग्रोइंग फिश इन केज। देन है पेन कल्चर। तो पेन कल्चर भी मैरीन फिश फिन फिश के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये हाइब्रिड होता है बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड केज। तो ऐसे पूछ लेगा कि द कल्चर, नेम द टाइप ऑफ कल्चर दैट इज हाइब्रिड बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड केज कल्चर, तो क्या बोलते हैं, रेजवे बोलते हैं कि पेन बोलते हैं, तो वहाँ डाउट हो जाएगा इसमें। देन है रेजवे कल्चर। तो रेजवे क्या होता है, रेजिंग ऑफ फिश इन रनिंग वाटर। तो ये लीनियर टाइप का होता है, लेटरल टाइप का। तो लीनियर में क्या है, जो पॉन्ड्स हैं उसमें वो सिक्वेंसली अरेंज होते हैं। तो इसमें जैसे कि अपना लीनियर में ऐसे मान के चलिए, एक होता है लेटरल ऐसे। तो अब जैसे पानी पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो ये सब में हुए, सब में क्या बोलते हैं, छूता हुआ जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी फिश को डिसीज़ है तो यहाँ पे भी फैल जाएगी, तो यहाँ डिसीज़ ये फैलती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो अपना लेटरल टाइप है, लेटरल में क्या ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है, तो इसमें डिसीज़ नहीं जाती। तो वही बोल बच्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि pond arranged in sequence, the volume of water entering each pond is larger. Same water is used repeatedly from pond to pond. Occurrence of disease in initial pond may directly affect the other connected pond. वहीं पे जो lateral pond है वहाँ pond laid out in parallel and later on parallel type of volume water entering each pond in smaller but freshly supply of water is always ensured. No transfer of disease from pond to another. देन RAS सिस्टम, ये अभी ऊपर देखा था, 10% वाटर रिप्लेस्ड एवरी डे, ये सिस्टम है। ये फीड सिस्टम है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, पानी ऐसे ऐसे जाता है, ऑक्सीजन पूरा सप्लाई हो रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है। यहाँ बायोफिल्टर भी लगा हुआ है। तो रीयूज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द continual treatment and delivery to the organism being cultured. देन आते हैं फिश ड्राइंग टेक्निक पे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट में। तो सॉल्टिंग, ड्राइंग, मैरिनेटिंग, फर्मेंटेशन ट्रेडिशनल मेथड है ये। देन कांस्टेंट ड्राइंग रेट, कांस्टेंट रेट ड्राइंग एक मेथड है जिसमें कि the rate of drying depends on the speed at which moisture can be carried away from the surface of the fish. FRP method, falling rate period। तो ये क्या है, ये फिश ड्राइंग टेक्निक है, FRP। reached when the drying rate start to decrease and the surface water activity falls to less than 1। natural drying, the energy of the sun or the wind इसमें यूज़ करते हैं to dry fish। ठीक है, salt इसमें up to moisture from the surrounding air if relative humidity rises above 75%। then freezing drying, evaporation or moisture from fish placed in a vacuum quickly cools the fish due to the transfer of heat energy। then hurdle system क्या है, तो hurdle system एक ड्राइंग सिस्टम है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछेंगे तो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हर्डल सिस्टम ऐसे हम लोग अगर नहीं पढ़े, अगर सुना भी नहीं है तो वहाँ डाउट आ जाएगा। हर्डल सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द कंबाइंड मेथड, कंबाइंड प्रोसेस, कॉम्बिनेशन प्रिजर्वेशन कॉम्बिनेशन टेक्निक और बैरियर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसे। एडवोकेट्स द डेलिबरेट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग and novel preservation technique in order to establish a series of preservative factor hurdles that any microorganism should not be able to overcome। then a fish marination। तो फिश मैरिनेशन में क्या होता है कि इसमें फिश और सेलफिश प्रिजर्व्ड इन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सॉल्ट सो टू गेट द प्रोडक्ट विद एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ। फर्मेंटेशन में क्या करेंगे, फिश सॉसेज पेस्ट जनरली कंटेन अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड इक्विवेलेंट टू 10% प्रोटीन
स्मोकिंग में क्या करते हैं, कैरिंग आउट स्मोकिंग प्रोसेस एट द टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड स्मोकिंग कहेंगे। तो दो टाइप का होता है स्मोकिंग, कोल्ड और हॉट। तो हॉट, कोल्ड, अगर 30 है तो कोल्ड है, 70 है तो हॉट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बोल बच्चन है। तो कैरिंग आउट स्मोकिंग ये हो गया। फिर मैकेनिकल किल हॉट स्मोकिंग कैरिड आउट इन 3 stages. Preliminary drying period about 30 degree. During this time the skin is toughened to prevent breakage occurring in the remainder of the process. Smoking partial cooking period 50 degree Celsius. A final cooking period 80 degree Celsius. Total time could be up to 3 hours. तो मेन था कोल्ड और हॉट, 30-70। देन है फिश बाय प्रोडक्ट। तो फिश के बाय प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखो फिश में जो होता है सेचूरेटेड अगर ऑयल होता है कितना 25%, 75, अनसेचूरेटेड ज़्यादा होता है। फिश सिलेज इज लिक्विड बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जिलेटिन क्या है, प्रोटीन दैट लैक्स इन एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। फिश इंसुलिन, फिश एल्ब्यूमिन, एफपीसी क्या है, फिश प्रोटीन कंसनट्रेट, ये सब क्या बाय प्रोडक्ट है। काइटिन, काइटोसन, माइंस, शार्क फिन रे, सिक्यूलेंस, एग्लिन, ये आइगन ग्लास जो है, सिंगलास जो भी बोलते हैं इसमें। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश माउस, यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन, ये इंपॉर्टेंट है। देन ए फिश ऑन द बेसिस, फिशरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनपुट। तो इसमें क्या अपन को देखना है, जो एक्वाकल्चर है उसकी डेंसिटी, मतलब कितना स्टॉकिंग, अगर जैसे लैंड किसी के पास, अब सपोज करिए कि किसी के पास 5 हेक्टेयर लैंड है, किसी के पास एक है, किसी के पास बहुत ही कम है। ठीक, तो लेकिन जितना अगर सुपर इंटेंसिव है, आपको ये बात ध्यान रखनी, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें एक कम, मतलब इसका आउटपुट जो पर यूनिट एरिया आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस पे, प्रोडक्टिविटी पे, जो प्रोडक्शन है। सुपर इंटेंसिव का प्रोडक्शन देखिए 25,000 है, वहीं पे 500 है एक्सटेंसिव का, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। लैंड ज़्यादा है लग रही है लेकिन प्रोडक्शन कम है। वहीं पे मॉडिफाइड का प्रोडक्शन कितना है, 3,000 लगभग। सेमी इंटेंसिव का है 3 से 6 हज़ार। इंटेंसिव का कितना है, 15,000। तो आपको तीन याद रखना है, इंटेंसिव का 15,000, सुपर इंटेंसिव का 25,000, 500 kg पर हेक्टेयर एक्सटेंसिव और ट्रेडिशनल का। और लैंड एरिया कितना कितना है, इंटेंसिव का है 0.2 से 0.4 हेक्टेयर, सुपर इंटेंसिव का कितना, सुपर इंटेंसिव का अपना है, ये दिया हुआ है 0.05 से 0.1 हेक्टेयर, 0.2 से 0.4, 1 किसका, 1 सेम इंटेंसिव का, 1 से 2 मॉडिफाइड एक्सटेंसिव, और 5 हेक्टेयर एक्सटेंसिव का। बाकी तो इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग रफली पॉज करके देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। देन आते हैं श्रिम्प एंड प्रॉन पे। तो भैया ये जो होता है श्रिम्प प्रॉन के इंटरचेंजली काफ़ी इंटर, मतलब कि इसको कभी श्रिम्प बोल देता है, कभी कोई प्रॉन बोल देता है। तो डिफरेंट सब ऑर्डर है डेकापोडा का। तो श्रिम्प एंड प्रॉन बिलोंग टू डिफरेंट सब ऑर्डर ऑफ डेकापोडा। मेजर कमर्शियल प्रॉन स्पीसीज रियर्ड इन इंडिया इज इंडियन रिवर प्रॉन, मैक्रोब्रैकियम मेलकोसोनी, ठीक। फिर है जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, और इसका मैक्रोब्रैचियम रोजेनबर्गी। तो जो रोजेन करके है वो अपना फ्रेश वाटर है, और जो मेल्को मेल्को करके है वो इंडियन रिवर है वाला है, ठीक है। तो जाइंट फ्रेश वाटर पूछा है तो रोजनबर्ग, रोजेन, रोज, बड़ा रोज, ऐसा कुछ याद रखना, रोज। तो जाइंट अगर आ जाए जाइंट फ्रेश वाटर, रोज में फ्रेश वाटर है, ऐसे ऐसे पड़े हुए फ्रेश वाटर जैसे, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो श्रिम्प और प्रॉन में क्या डिफरेंस है, अरे, तो बेसिकली जो श्रिम्प है आपका मोस्टली सॉल्ट वाटर होता है, प्रॉन अपना फ्रेश वाटर है। ये बिगर साइज में, इसकी बॉडी जो है स्ट्रेट होती है, इसकी कर्ल्ड होती है, ठीक है।
और डेकापोडा आपको बता ही दिया मैंने। और इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है कि लॉन्गर लेग्स कंपेयर टू श्रिम्प, शॉर्टर लेग्स कंपेयर टू श्रिम्प, ठीक है। इनके जो क्रॉलिंग का एक डिफरेंस आता है कि जैसे 5 पेयर है तो 5 में से कितने क्लॉज करते हैं, तो 5 में आउट ऑफ 5 2 पेयर ऑफ लेग्स क्रॉलिंग के होते हैं उसमें, और इसमें 3 पेयर आउट ऑफ 5 क्रॉलिंग के होते हैं, 3 पेयर लेग्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन इंडिया लार्ज स्केल फार्मिंग मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्ग, तो रोजनबर्ग अपने क्या याद किया था, जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक। श्रिम्प फार्मिंग इन इंडिया टिल 2009 वॉज सिनोनिम्स विद द मोनोकल्चर ऑफ टाइगर श्रिम्प, जिसे बोलते हैं पेनियस मोनोडॉन। सिंस 2001 मोस्ट ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू कल्चर एक्सोटिक वाइड लेग श्रिम्प, जिसको बोलते हैं वेनमी, एल वेनमी। तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, स्पेसिफिक पैथोजन रेजिस्टेंट ब्रूड स्टॉक, तो हुआ क्या कि हम लोग शिफ्ट कर गए जो टाइगर श्रिम्प से वाइट लेग श्रिम्प पे। क्यों? क्योंकि टाइगर श्रिम्प में डिसीज़ हो जाती थी, लेकिन एक्जॉटिक ब्रीड हमने इंट्रोड्यूस करवाई, ये एसपीएफ फ्री थी, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, तो इसलिए अब फिलहाल इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वाइट लेग श्रिम्प का। तो एल वेनमी जो है इज़ वेरी सुटेबल स्पीसीज फॉर सेमी इंटेंसिव कल्चर। अब आते हैं डिफरेंस पे। तो ये टीएनयू में दिया हुआ है अच्छे से, तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें। देखिए जो टाइगर प्रॉन है, ठीक है, टाइगर, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, टाइगर पीएम करके, टाइगर पीएम से याद रखिए, पीएम, तो टाइगर, तो मोनोडॉन, ठीक। और ये वेनमी जो है अपना वाइट लेग श्रिम्प है, और इंडिकस, ठीक। तो इसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो अपना टाइगर है, जो फास्ट ग्रोइंग है वो अपना वाइट लेग श्रिम्प है, और जो फेयरली फास्ट ग्रोइंग है वो अपना इंडिकस हो गया, ठीक है। और इसमें एक डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना डिफरेंस पॉज करके। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है डिसीज रेजिस्टेंट था। तो ये जो टाइगर टाइगर जो टाइगर है प्रॉन, तो ये कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, एक ये डिफरेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर वहीं पे वेनिमी जो है इज़ वेरी टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने आपको बता दिया था स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, तो बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। देन डिसीज़, तो डिसीज़ में आपको बस इतना रखना, डिसीज़ का नाम और बैक्टीरियल है कि वायरस। तो जैसे ड्रॉपसी है, आई डिसीज़, फिन रॉट, टेल रॉट, ये बैक्टीरियल हो गया, ठीक। अल्सर डिसीज़ बैक्टीरियल हो गया। वहीं अगर वाटर मोल्ड देखें तो फंगल डिसीज़ है। प्रोटोजोअन में अपना आ जाएगा एक तो पियारियासिस, और या फिर वाइट स्पॉट डिसीज़, या फिर नॉट डिसीज़, या फिर कॉस्टियासिस। ना कुछ पॉइंटर्स बता दे रहा हूँ मैं। तो पॉइंटर्स में आप लोग, जैसे फिश में जो प्रोटीन होती है वो एवरेज होता है 15 to 20%। जो टूना फिश है उसमें मैक्सिमम होता है जो प्रोटीन कंटेंट है ऑलमोस्ट 25%। जो कोल्ड वाटर फिश है, और एक होता है वार्म वाटर फिश। कोल्ड वाटर फिश का जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 14 to 18 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे वार्म का होता है 28 to 32। वही मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जो महुआ ऑयल है 250 ppm के लिए करते हैं। अगर इसी को केजी में पूछ ले तो 2500 केजी पर हेक्टेयर पर मीटर, ठीक। वहीं ब्लीचिंग पाउडर जो है अपना 25 से 30 ppm देते हैं, और अगर केजी में पूछ ले तो 350 से 500 केजी।
वहीं पे जो वर्ल्ड फिश सेंटर है, वर्ल्ड फिश सेंटर, ये मलेशिया में, पेंगनांग। अच्छा, हम लोग ने देखा था कि जो पॉन्ड है, तो पॉन्ड भी दरअसल, जैसे अगर हिली एरिया है और एक प्लेन एरिया है, तो अगर हिली एरिया में पॉन्ड बनाना है तो एम्बैकमेंट बनाते हैं, एम्बैकमेंट। वहीं पे अगर प्लेन एरिया में जैसे बनाना है तो यहाँ पर डग आउट पॉन्ड, डग आउट पॉन्ड तो बनाएंगे। बाय डिगिंग सॉइल हो गया। तो अगर पूछा जाए, डग आउट पॉन्ड जो है प्लेन एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और एम्बैकमेंट जो है हिल एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये थी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर दिया इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू। और आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अच्छे से, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आगे भी कई जो फिशरी है, माइनर जो सब्जेक्ट हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।